नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। एक कानून जिसने गुपकार गैंग की परेशानी को बढ़ा दिया है। गुपकार गैंग यानी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा और कांग्रेस के नेता, इन लोगों ने जिस तरीके से गुपकार गठबंधन बनाया, गैंग बनाया कि जम्मू कश्मीर में अब आर्टिकल 370 को फिर से रिस्टोर करना है। एन केन प्रकारेन पहले चुनाव करवाएंगे, फिर पूर्ण राज्य का दर्जे की मांग करेंगे, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर से वही आतंकवादियों को संरक्षण देना शुरू करेंगे। और इसके बाद क्या होगा? जब आतंकवाद फिर से बढ़ेगा तो यह कहा जाने लगेगा कि देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं आर्टिकल 370 को फिर से रिस्टोर किया जाए, नहीं तो जम्मू कश्मीर जलने लगेगा। घाटी के क्षेत्र का हर घर आतंकवादियों का पनाहगाह बन जाएगा। यह पहले भी हुआ करता था। जब आर्टिकल 370 से पहले की बात है, जब इसे हटाया गया, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा छीना गया, तो उससे पहले जब ये दो परिवारों का कब्जा रहा कश्मीर पर, वही सीएम बनते रहे, चाहे शेख अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो या फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद हो या महबूबा मुफ्ती हो। ये सारे लोगों ने जम्मू कश्मीर में बारी बारी से कुर्सी हथियाई और कुछ चीफ मिनिस्टर जो हुए वो कांग्रेस के हुए। और इन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी करके रखी थी कि जो आतंकवादी हैं उसको किसी तरीके से यहां एक बेस दिया जाए और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या फिर आर्मी है, वहां पर अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो, यानी किसी गांव पर छापेमारी की जाए और वहां आतंकवादियों के अलावा वहां के स्थानीय लोगों से पूछताछ के लिए ही अगर थोड़े बहुत भी सख्ती बरती जाए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर कार्रवाई होती थी। ये लोग थानों में एफआईआर दर्ज करवाते थे और जम्मू कश्मीर पुलिस की इतनी औकात नहीं थी कि विधायकों के, मंत्रियों के, चीफ मिनिस्टर के इशारे पर काम न कर सके। इसलिए ये पूरी की पूरी स्थितियां जो थी वो आतंकवादियों के पक्ष में जाती थी और वहां के लोग आतंकवादियों के लिए ऐसे जगह देते थे जो कि वहां छिप सके, हथियार रख सके, मीटिंग कर सके। और सीआरपीएफ के जवान हो या फिर आर्मी, ये सारे अगर किसी गांव में कार्रवाई करने के लिए जाए तो इनके दिमाग में रहता था कि कहीं कोई यहां का लोग हो और उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई कर दें, उसकी पिटाई कर दें, तो फिर हमारे खिलाफ केस होगा और फिर कानूनी पचड़ों में फंस जाएंगे। ये स्थितियां थी। लेकिन एक कानून आर्टिकल 370 को लेकर बनाया गया, यानी विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया। और अब फिर से जब चुनाव करवाया गया तो इन लोगों को लगने लगा कि अब तो मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन ये 2019 के बाद दूसरा कानून आया था 2023 में, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और 2023 के इस एक्ट में एलजी को एक अधिकार दिया गया। उस अधिकार में कहा गया कि हम जम्मू कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर को भी अपना ही हिस्सा मानते हैं। तो क्या जो 24 सीटें हम रिजर्व करके रखे रहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर के लिए, जहां चुनाव विधानसभा का नहीं करवा पाते, अभी भी जो पाक अधिकृत कश्मीर से हिंदुस्तान आए लोग हैं उसको वोटिंग राइट तो दे देंगे, लेकिन विधानसभा में प्रतिनिधि कैसे उसका होगा, प्रतिनिधित्व कैसे देंगे? इसलिए कुछ परिवर्तन करना चाहिए। और दूसरे में जो डिस्प्लेस्ड हैं, कश्मीर की घाटी को छोड़कर गए हैं, खासकर कश्मीरी हिंदू जिनको भगा दिया गया है, उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर कश्मीर की घाटी में देखें, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जहां हिंदू पहले 15%, 20%, यहां तक कि 25-30% रहा करते थे, आज इक्का दुक्का लोग हैं और वो भी शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो है ही नहीं। तो उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। इसलिए एलजी को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया 5 एमएलए को। और 5 एमएलए इसमें कौन होंगे? उसमें 2 महिलाएं होगी जो कि वहां महिलाओं की संख्या एक सम्मानजनक हो असेंबली में, इसके लिए निर्धारित करेंगे। और फिर एक
पीओके से आए हुए कोई प्रतिनिधि होगा, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर का अब प्रतिनिधि होगा जम्मू कश्मीर असेंबली में, जो कि वहां की स्थितियों पर नजर रखेगा और हिंदुस्तान के लिए काम करेगा कि देखो पाक अधिकृत कश्मीर में कैसी स्थिति है और हिंदुस्तान वाला जो अधिकार क्षेत्र में कश्मीर है अभी, उसकी स्थिति कितनी बेहतर है। इसके लिए जरूरी है प्रतिनिधि बनाना, जो हर रोज विधानसभा का सत्र चले तो पीओके का प्रतिनिधि पीओके में पाकिस्तान के अत्याचार के सवाल उठाए और नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी वो सबूत के तौर पर पेश किया जाए कि देखिए पीओके का विधायक ये बता रहा है कि उन क्षेत्रों में पाकिस्तान कैसे टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ा रहा है, वहां पर वो टेरर कैंप स्थापित किए हुए हैं और उन जगहों से भारत में आतंकवादी भेजता है, जिसके लिए वहां पर इन लोगों ने ट्रेनिंग कैंप बनाए हैं और इसका खुलासा कौन कर रहे हैं, वहीं के विधायक कर रहे हैं। इसलिए एक एमएलए जो कि नॉमिनेट होंगे वो है पीओके के, लेकिन उसके अलावा दो और हैं, यानी कि जो कश्मीर की घाटी से भगाए गए हैं, दो डिस्प्लेस्ड हिंदू होंगे, कश्मीरी हिंदू। वो उसमें से एक महिला हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है, लेकिन ये 5 जो नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया, उसके बाद तो इन लोगों की छटपटाहट सामने आने लगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो चुका है और एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, लेकिन एग्जिट पोल में देखिए कैसे बाहर के एजेंसी और स्थानीय एजेंसी में अंतर है। जितने यानी कि नेशनल स्तर पर सर्वे करने वाली एजेंसी है, उन सब ने कांग्रेस और अब्दुल्ला की पार्टी को 40 से 48 सीटें दी, जबकि वहां की स्थितियां कुछ और बयां कर रही है। कैसे विश्वास किया जाए इस पर, जबकि वहीं के स्थानीय एजेंसी गुलिस्तान न्यूज है, जो जम्मू कश्मीर में काफी पॉपुलर माना जाता है, उसने क्या किया, उसने जो सर्वे किया है उसमें 30 से 31 सीटें दी है इन दोनों के गठबंधन के। अब 30 से 31 सीटों का मतलब है कि जम्मू के रीजन में कांग्रेस को सीटें अगर मिलती है तो दोनों मिला के अगर 5-6 भी कांग्रेस को मिलती है तो 20 से 25 का आंकड़ा मुश्किल से पार कर पाएगा अब्दुल्ला की पार्टी। अब इसको लेकर इन लोगों की चिंता बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को जो जम्मू के रीजन में ही बढ़त दिखाई जा रही है और जो अकेले सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कई सर्वे में बताए गए हैं कि 31-32 सीट भारतीय जनता पार्टी को अकेले आएगी, और अगर ये 5 नॉमिनेटेड विधायक हैं वो उनके साथ होंगे तो 36-37 तो ऐसे अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा। 48 के लिए कुछ इंडिपेंडेंट आ जाएंगे तो हम तो सीएम बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए अब्दुल्ला रात भर बेचैन रहे, परेशानियां रही। ये लोग सारी पार्टियां, कांग्रेस के नेता, अब्दुल्ला की पार्टी के नेता और साथ ही उमर अब्दुल्ला खुद भी रात भर लीगल एडवाइस लेते रहे, और यहां तक कि महबूबा मुफ्ती भी मैदान में उतर गई कि गुपकार गैंग में तो वो भी शामिल है, कहीं न कहीं उसका भी राजनीतिक अस्तित्व बने रहे, इसके लिए इन मुद्दों को उठाते रहना पड़ेगा। रात भर चली मीटिंग, अलग अलग लीगल एडवाइजर बुलाए गए और कहा गया कि इसमें ऐसे कैसे हो सकता है। अब तक तो कंफ्यूजन रही है कि इनके पास कौन सा अधिकार रहेगा, वोटिंग राइट रहेगा कि नहीं दूसरे विधायकों की तरह, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जब सरकार बन जाएगी और सरकार बनने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर एलजी 5 नॉमिनेट करेंगे। इस पर कंफ्यूजन इतना ज्यादा कि सारे वकील आ गए, इन लोगों को कोई आधार नहीं मिला। लेकिन उदाहरण तो है, उदाहरण के साथ ये कुछ बातें चल रही है और यही उदाहरण अलग अलग राज्यों में है। जैसे पुडुचेरी में 3 एमएलए को नॉमिनेट किया जाता है, इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह की जरूरत नहीं होगी। उसी तरीके से अगर दिल्ली की बात करें, ये सारे यूटी की बात है, राज्य की बात नहीं है। अभी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद यह माना जा सकता है कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के आधार पर कोई एंग्लो इंडियन को विधानसभा में नियुक्त करने के लिए अधिकार मिलेगा। लेकिन यूनियन टेरिटरी की स्थिति अलग है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में विधानसभा में अपॉइंट नहीं करना है, लेकिन
एलजी को अधिकार है एमसीडी के अंदर। एमसीडी में वो 10 एल्डरमैन की नियुक्त करते हैं जो कि पार्षद के बराबर उसका अधिकार होता है, वोटिंग करते हैं। और यही जब वार्ड कमेटी की बैठक हो रही थी तो उससे पहले नियुक्त करना था 10 एल्डरमैन को और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नियुक्त कर दिया। एलजी ने 10 एल्डरमैन नियुक्त किए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी का बैलेंस खराब हो गया, क्योंकि इसी वार्ड कमेटी से होकर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के चुनाव में ये लोग जा सकते थे। और वार्ड कमेटी जितना ज्यादा जिसके पास होगा, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन उसी का होगा। ये चुनाव की प्रक्रिया थी। और उसमें से 12 वार्ड कमेटी में भारतीय जनता पार्टी 7 वार्ड कमेटी पर इसलिए कब्जा जमा पाई क्योंकि 10 एल्डरमैन जो नियुक्त किए गए थे उनकी भूमिका वोटिंग में शामिल की गई। ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, सरकार के सलाह पर नहीं नियुक्त किया जाएगा, ये एलजी का पावर है क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, ये पूर्ण राज नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी यही उदाहरण है कि वहां पर सरकार बनने और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पहले ही जैसे ही परिणाम आएंगे 5 सदस्यों को नियुक्त करेंगे, नॉमिनेट करेंगे एलजी। और इसी से इन लोगों की परेशानी बढ़ी है कि 5 नियुक्ति के साथ क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर असेंबली की संख्या हो जाएगी 90 से 95 और फिर बहुमत के लिए 48 की जरूरत पड़ेगी। कोई भी पार्टी इसमें 48 सीट लाती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है, मैक्सिमम जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले। इसलिए अब्दुल्ला और मुफ्ती ये दोनों के सीएम बनने का सपना पूरी तरह से टूटता नजर आ रहा है। बेचैनी इन लोगों की यही है। इसलिए अब्दुल्ला ने, यानी कि उमर अब्दुल्ला ने सर्वे के बाद यही बात कही कि सर्वे पर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। उमर अब्दुल्ला जो कि डर से 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, क्यों? क्योंकि 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं एक से जीत हो जाएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में वो बारामूला से हार चुके थे। और अब अगर 2 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपकी पार्टी अगर दोनों सीटों पर जीतती है तभी भी संख्या तो एक कम ही रहेगी, आपको एक जगह से इस्तीफा देकर उपचुनाव करवाना पड़ेगा, यानी कि एक झोल उसमें भी है। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है कि एक कानून जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने 2023 में जो लाया गया था उसने पूरी स्थितियां बदल दी है। अब्दुल्ला मुफ्ती के सीएम बनने का सपना टूटता नजर आ रहा है। बौखलाहट इन लोगों के लिए है, रात भर मीटिंग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं ये गुपकार गैंग के लोग कि हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे अगर एलजी ने इन लोगों को अपॉइंट कर दिया, नॉमिनेट कर दिया 5 एमएलए को तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ या इंटरनेशनल कोर्ट जाओ, कहीं भी जाओ, ये कानून है, इस कानून का पालन किया जाएगा और ये दोनों परिवार की राजनीति धीरे धीरे जम्मू कश्मीर से खत्म की जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।